नमस्कार दोस्तों, मेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चरों में बायोलॉजी की शुरुआत की थी और बायोलॉजी की शुरुआत में जो पहला चैप्टर मैंने शुरुआत की वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में मैंने ये बताया था कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको करने के लिए कुछ अंगों का समूह होता है। उसमें मैंने बताया था ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम, ये चार कंपोनेंट बताए थे जो मिलकर आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। तो इन चार अंगों को दोबारा नाम बता देता हूं। एक तो ब्लड, एक आप ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट, चौथा लिम्फेटिक सिस्टम। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसी में से हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट ब्लड शुरू कर रहे हैं आज। तो ब्लड की शुरुआत करते हैं। ये आगे के जो लेक्चर होंगे समझाने वाली चीजें हैं वो मैंने बता दी है कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब आगे के लेक्चर थोड़े से फैक्चुअल होंगे, उनमें फैक्ट हैं वो याद करने होंगे आपको, क्योंकि वो मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज मैंने शुरुआत की है ब्लड की। तो ब्लड एक्चुअली कुछ फैक्ट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, ब्लड कॉर्पुसल्स। ये दो पार्ट होते हैं ब्लड के, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। लेकिन कुछ एक फैक्ट हैं जो अक्सर ब्लड के बारे में पूछे जाते हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। तो ब्लड को कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि इसके नाम से पता पड़ रहा है, पहली बात तो लिक्विड, ये ब्लड जो होता है आपकी बॉडी में तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, आपके डिफरेंट पार्ट्स, आपके अंगों को, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है ब्लड, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है। जब हमने सर्कुलेशन बताया था तो मैंने बताया था कि हार्ट से ब्लड बाकी सभी शरीर के पार्ट्स में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता भी है और ये टिश्यू है। तो इसी नाम में पता पड़ रहा है कि ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे पीएच वैल्यू से डिसाइड करते हैं हम कि कोई चीज क्षारीय है या अम्लीय है। तो 7 से कम की वैल्यू होती है 0 to 7 और 7 टू ज्यादा। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना 0 की तरफ होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। 7 के जस्ट करीब है तो थोड़ा अम्लीय, और जिधर 7 से 0 की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेंगे आप उतना ही अम्लीय होता जाएगा। 7 से ऊपर अगर कोई संख्या बढ़ती है किसी पदार्थ की, पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। तो चूंकि इसका जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.35 टू 7.45, तो 7 से थोड़ा सा ये ज्यादा है पीएच मान, तो अतः हमारा जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, हल्का क्षारीय। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मनुष्य का रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय, बहुत ज्यादा क्षारीय, हल्का अम्लीय या ज्यादा अम्लीय। तो आप लगाएंगे हल्का क्षारीय, और उसका पीएच मान भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपका इसका पीएच मान भी आप याद रखेंगे। 7.4 के समथिंग होता है लगभग पीएच मान। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड होता है लगभग 5 से 5.5 लीटर, और ये जो ब्लड होता है वो आपके टोटल वेट का लगभग 7 से 8% होता है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि एक मनुष्य में उसका भार का कितना परसेंट ब्लड होता है, तो लगभग 7 से 8%। अब क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें से 2 प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी प्रोटीन अगले चैप्टरों में और पढ़ेंगे। उसमें से एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और हेपेरिन। ये 2 प्रोटीन है जिससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एक तो फाइब्रिनोजन और दूसरी हेपेरिन। ये प्रोटीन यकृत बनाता है, लीवर। तो ये कब बनाता है, जब आप प्रॉपर मात्रा में अपना जो न्यूट्रिशन है, अगर उसमें विटामिन के लेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, ये लिखा हुआ है नेफ्थोक्विनोन। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन में, अपने खान पीन में प्रॉपर मात्रा में अगर विटामिन के ले रहे हैं, तो आपका जो लीवर है वो एक प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन।
और इस फाइब्रिनोजन को ब्लड में रिलीज कर देता है। तो दो प्रोटीन बनाता है यकृत, एक तो हेपेरिन और फाइब्रिनोजन। इनको बनाने के बाद आपके ब्लड में रिलीज कर दी। अब ब्लड में क्या करती हैं ये प्रोटीन, क्या करती है हेपेरिन, ये कोशिश करती है कि ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में जमे नहीं। जैसे मेरी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें रक्त का फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये ब्लड मेरी इस ब्लड वेसल्स में नहीं जमे, क्लॉटिंग नहीं हो इसके लिए एक प्रोटीन होती है आपके ब्लड में हेपेरिन, जिसको आपका लीवर बनाता है। एक दूसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ये क्या करती है कि कहीं भी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए और उसके बाद जो ब्लड आपके शरीर से निकलता है, उस समय फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग करती है। तो क्वेश्चन आते हैं, रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है, तो हेपेरिन। और चोट लगने पर ब्लड की क्लॉटिंग कौन सी करती है, फाइब्रिनोजन। तो ये दोनों ही प्रोटीन लीवर में बनाता है, आपका यकृत बनाता है। तो कहाँ फॉर्मेशन होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अब ये 4 क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सी विटामिन रक्त को जमाने में सहायक है, तो विटामिन के। इनमें से कौन सा तत्व ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है तो ब्लड की क्लॉटिंग में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा या दिक्कत आएगी। तो 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिससे कि 3 चीजें जिससे कि आपके ब्लड की अच्छी क्लॉटिंग हो। एक तो ये विटामिन के, और दूसरा कैल्शियम, और तीसरा फाइब्रिनोजन। ये तत्व है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रुधिर के मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, एक तो प्लाज्मा और एक दूसरा रुद्राणु। इसकी मैंने कंपेयर करके बताया था कि अगर आपके पास कोई कटोरा है, उसमें पानी भरा हुआ है, और अगर उसमें आप कुछ दाल के बीज डालते हैं, तो उस कटोरे की अगर आप अपने ब्लड से कंपेयर करेंगे तो आपके ब्लड में जिस तरीके से प्लाज्मा है वो सेम ऐसा है जैसे कि कटोरे में पानी भरा हुआ है, और कटोरे में जो बीज आपने डाले हैं वो जस्ट लाइक ब्लड कॉर्पसल्स इन योर ब्लड। आपके ब्लड में जैसे कॉर्पसल्स होती हैं वैसे ही उसी चीज मैंने कंपेयर की। तो आपके ब्लड के 2 पार्ट हैं, एक तो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, और एक पार्टिकल्स जो है उसमें उन्हें बोलते हैं रुद्राणु। तो मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मेन काम ये होता है। तो उस काम को आपकी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके ब्लड का 55 से 60% होता है, लगभग 55 से 60%। अगर 1 लीटर आप अपना ब्लड लेते हैं तो लगभग उसमें 550 या 600 ml प्लाज्मा होगा। और उस प्लाज्मा में भी 90% क्या होता है, वाटर। 90 से 92% आपको क्या होता है उस प्लाज्मा में, पानी। इस प्लाज्मा का ब्लड जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उस ब्लड में दोनों चीज जाएंगी, प्लाज्मा भी जाएगा और रुद्राणु भी जाएंगे। तो प्लाज्मा का काम क्या रहेगा उस ब्लड में, इन चीजों को अपने साथ ले जाना। पचे हुए भोज्य पदार्थ, जैसे आपने खाना खाया, स्टमक से आंतों में पहुंच गया, आंतों से एब्जॉर्ब हो गया। अब आंतों से एब्जॉर्ब क्या क्या चीजें हो गई, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये चीजें एब्जॉर्ब हो गई। मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो गई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चीजें भी एब्जॉर्ब हो गई खाने में से। अब एब्जॉर्ब तो हो गई, अब ये जाएंगी ब्लड में। अब ब्लड का काम क्या होगा, इनको प्रत्येक कोशिका तक ले जाना, और ब्लड में से कौन सी चीज इनको प्रत्येक कोशिका में ले जाएगी, वो है प्लाज्मा। तो भोज्य पदार्थ प्लाज्मा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। उत्सर्जी पदार्थ, जब ये भोज्य पदार्थ कोशिका के पास पहुंचेंगे तो कोशिका के पास क्या होगा, श्वसन होगा। श्वसन होने के बाद बहुत सारी चीजें, ऑक्सीडेशन होने के बाद बहुत सारी विषैले पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सारी चीजें कोशिका के पास बनती है। तो इस ब्लड का काम क्या है, और ब्लड में भी मेनली प्लाज्मा, इस प्लाज्मा का काम क्या है कि पोषक पदार्थों को वहां तक पहुंचाना, और वहां से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह को लेके अपने साथ आना, जिससे कि वो किडनी के थ्रू पास हो जाए। तो औषधि पदार्थों का परिवहन और हार्मोन्स और एंटीबॉडीज का परिवहन आपके ब्लड में प्लाज्मा करता है। मतलब ब्लड जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, तो प्लाज्मा में आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं, कितना % होता है,
और कितना परसेंट वाटर होता है। दूसरी चीज ये भी पूछी जाती है कि एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं कहाँ, या आरबीसी पे या डब्ल्यूबीसी पे, तो प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडीज होते हैं। रुधिर का दूसरा पार्ट है रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स। इस ब्लड कॉर्पसल्स के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त, लाल रुधिराणु बोलते हैं इनको। दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, दूसरा टाइप्स है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स जिनका रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो पहले से रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। इनके रासायनिक नाम भी याद रखने हैं आपको, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, इनमें से कार्य पूछेगा, किसका काम क्या है, आकार पूछेगा, किसका आकार कैसा होता है, आरबीसी का कैसा है, डब्ल्यूबीसी का कैसा है, प्लेटलेट्स का कैसा है। तीसरा केंद्रक, किसमें केंद्रक होता है, किसमें केंद्रक नहीं होता है। अगला पूछता है निर्माण, कहाँ किसका निर्माण होता है, आरबीसी कहाँ बनते हैं शरीर में, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं। संख्या और जीवन काल, ये क्वेश्चन इनके संबंध में आते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो आपका डब्ल्यूबीसी हो, और चाहे ब्लड प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो इनका परिवहन तो प्लाज्मा का काम है। और ये रुधिराणु का काम क्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कार्य। कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी पे एक प्रोटीन होती है, आरबीसी से चिपकी हुई एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और उसका काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। तो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो आपको आरबीसी लगानी है। तो आरबीसी का काम क्या होता है आपके ब्लड में, ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, शरीर को रोगों से रक्षा। पहले हम कार्य पढ़ रहे हैं इन सबके, फिर आकार पढ़ेंगे। ये सब पॉइंट हैं जो इनके बारे में हमको पढ़ने, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि कार्य पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसका कार्य होता है, तो आप लगाएंगे आरबीसी। रोगों से रक्षा या प्रतिरक्षा किसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी। तो एक्चुअली ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कणाकार या अकणाकार। तो कणाकार 3 प्रकार के होते हैं, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अकणाकार मतलब एक्चुअली एक सेल है डब्ल्यूबीसी। उस सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। अगर उस कोशिका द्रव्य में पार्टिकल्स हैं तो उसे बोलते हैं कणाकार। और उस कोशिका द्रव्य में अगर डब्ल्यूबीसी की कोई ऐसी कोशिका है जिसमें जिसके साइटोप्लाज्म में, जिसके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं है, तो उसे बोलते हैं अकणाकार। तो डब्ल्यूबीसी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, और फिर इनके टाइप्स हैं। तो ये अकणाकार 2 प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की हो गई आपकी ब्लड में। इन सभी का काम होता है रोगों से रक्षा करना। तो एक अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं इम्यूनिटी पे। रोगों से रक्षा करने का काम आपके शरीर में होता है। इन दोनों का काम क्या हो गया, परिवहन। इसका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, रोगों से रक्षा। ये ब्लड के साथ साथ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी में से ये चीजें जाएंगी और ये देखती हैं कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस या रोगाणु कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। ये मेन होते हैं जो आपके शरीर में इनको ढूंढते हैं। ये डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में पूरी बॉडी में जब जाएगा, फ्लो करेगा, तो ये यही चीज देखेगा कि कौन सा कोई पैथोजेंस तो नहीं है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो आपके बॉडी में जो पैथोजेंस हैं उसको 3 स्तरों पर मारा जाता है या उनका डिफेंस किया जाता है। पहला तो होता है फिजिकल बैरियर। आपकी बॉडी में जो 3 तरीके से मारा जाता है, एक तो फिजिकली रोका जाता है, केमिकली मारा जाएगा, और फिर तीसरी स्टेज होती है बायोलॉजिकली। 3 स्टेज पे किसी भी पैथोजेंस मतलब रोगाणु को रोका जाता है और मारा जाता है आपके शरीर में। पहला होता है फिजिकल बैरियर।
फिजिकल बैरियर का मतलब होता है आपके शरीर में किसी भी रोगाणु को घुसने देने से रोकना। और वो काम कौन करती है? आपकी स्किन। स्किन किसी भी रोगाणु को अंदर नहीं जाने देती है। और स्किन में से क्या होता है, जैसे पसीना आता है और एक चिकना सा पदार्थ निकलता रहता है, तो वो क्या करता है, केमिकली मारता भी है, घुसने भी नहीं देगा और मार भी देगा। लेकिन हमारे नोज और मुंह, ये तो आपकी एंट्री ऐसी है मेनली जहां से कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगाणु अंदर जा सकता है। तो यहां से जब अंदर जाएगा तो म्यूकस होती है नाक में या मुंह में भी, म्यूकस, उसमें से क्या है, सिक्रेशन होता है। उसमें मेनली एंजाइम होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे लार में लाइसोजाइम होता है, वो मार देगा, फिर केमिकली मार देना। और उसके फिर भी उसके अंदर चला गया तो आपने स्टमक वगैरह में पढ़ा होगा, पेट में HCl वगैरह अम्ल निकलते हैं, एसिड, वो मार देंगे। तो पहला तो आपके शरीर में एंट्री करने से रोकना, अगर चला भी गया तो केमिकली उसको मार देना। HCl वगैरह आपके स्टमक में निकलता है, एसिड वगैरह, वो मार देते हैं। इसके अगर वहां से भी कोई पैथोजेंस एंट्री कर गया आपकी बॉडी में तो वो पहुंचेगा ब्लड में, और ब्लड में उसकी भेंट होगी फिर इनसे, ये पांचों से भेंट होगी। उनमें सबसे अधिक ये आपका न्यूट्रोफिल्स, WBC की सबसे अधिक संख्या जो होती है, WBC के जितने टाइप्स हैं ये 5, उनमें सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है, और मोनोसाइट। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले ये स्ट्राइक करेंगी। आप अगर त्वचा से और मुंह और नाक के रास्तों से भी निकल गए अगर, और ब्लड में पहुंच गया कोई भी कवक, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी प्रोटोजोआ, तो अगली भेंट उसकी होगी मेनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये मार देते हैं। अगर यहां से भी बचता है तो फिर लिम्फोसाइट से होती है। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाएंगे और भी जोरदार हमला होगा। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं? 2 प्रकार की सेल होती हैं, बी सेल, टी सेल। बी सेल क्या करेंगे? एंटीबॉडीज बनाएंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा जोरदार तरीके से अटैक हो पाए। और टी सेल क्या करती हैं? मेमोरी बनाती हैं, जिससे उस वायरस वगैरह की मेमोरी बन जाएगी, जिससे वो दोबारा अटैक करेगा। तो ये टी सेल है, वो पहचान लेंगे कि ये इट इज द सेम पैथोजन। ठीक, तो क्या होता है, इनका काम क्या होता है आपकी बॉडी में कि कोई भी फॉरेन एंटीजन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहरी ऐसा चीज है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा जाता है, उसको मार देना। ये काम होता है WBC का। इनका काम ट्रांसपोर्टेशन, RBC और इसका, और WBC का काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। ये इस तरीके से ये सभी रोगों से रक्षा करते हैं। और अगला है ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है। रक्त में जब भी ब्लड प्लेटलेट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, ये देखेंगे कहीं कोई चोट वगैरह का, कोई कहीं घाव वगैरह तो नहीं है, वहां पर ब्लड का थक्का जमाना ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, अब आती है बात आकार की। तो आकार इनका RBC का उभयावतल होता है, बाइकॉन्केव, कुछ इस टाइप से आकार उभयावतल होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, WBC का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, प्लेटलेट्स की भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से किसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो WBC वगैरह ये लगाएंगे। अगला होता है कि इनमें से कौन सी कोशिका में केंद्रक होते हैं, WBC में या इनमें? तो RBC में नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा की RBC ऐसी होती है। ऊंट और लामा, ये जो जानवर है जिनकी RBC ऐसी होती है, अपवाद है ये, जिसमें केंद्रक होता है। WBC में केंद्रक होता है। तो क्वेश्चन आता है इनमें से किसमें केंद्रक होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो आप WBC लगाएंगे। अपवाद के रूप में RBC अगर ऊंट की है, लामा की है, तो उसमें भी केंद्रक होता है। निर्माण RBC का बोन मैरो, इन तीनों के RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों के निर्माण आपकी जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां हैं, जैसे आपकी कपाल की है, रिब्स हैं, हाथों की हैं, और ये जांग की फीमर वगैरह है। इन जो बड़ी बड़ी हड्डियों में क्या होता है कि अस्थिमज्जा होती है, बीच में जो होल होता है, उसमें एक टिश्यू होता है लिक्विड फॉर्म में, उसे बोलते हैं बोन मैरो। और वो 2 प्रकार की होती है, एक तो रेड और एक येलो। तो जो रेड बोन मैरो होती है, लाल अस्थिमज्जा आपकी हड्डियों में, वहां पर इन तीनों का फॉर्मेशन होता है, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। लेकिन कुछ का मैच्योर, एक तो होता है फॉर्मेशन होना और एक होता है मैच्योर होना, परिपक्व होना।
जैसे WBC में तो जैसे लिम्फोसाइट है वो कहीं और मैच्योर होती है, कोई थाइमस में होती है, कोई लिम्फ नोड में होती है, लेकिन बनती सभी ये मेनली ये तीनों का फॉर्मेशन होता है वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। तो निर्माण RBC का कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में। और अगर बच्चा भ्रूण में है, माँ के पेट में है, तो RBC बनती है प्लीहा में, स्प्लीन में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, और लीवर में। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लसिका गांठों में भी होता है, लिम्फ नोड, जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे हम लिम्फ नोड क्या होते हैं, तो वहां पर भी WBC का निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है। और प्लेटलेट्स बनती हैं आपकी अस्थिमज्जा में। संख्या 1 घन मिलीमीटर में, 1 घन मिलीमीटर में सबसे ज्यादा संख्या होती है RBC की, 45 से 50 लाख, और ये 5000 से लगभग 9000 तक होती हैं WBC, और लगभग 3 लाख के समथिंग आपके प्लेटलेट्स होती हैं 1 घन मिलीमीटर ब्लड में। जीवन काल 120 दिन के बाद RBC लगभग बनने के 120 दिन तक चलती हैं, उसके बाद उनका जब एज पूरी हो जाती है तो जाके प्लीहा में मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, इसलिए प्लीहा को बोलते हैं RBC की कब्रगाह। ठीक है, ये 10 से 13 दिन लगभग चलती हैं। WBC का अपना लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद बॉडी से बाहर भी हो जाती हैं, और ये 7 से 10 दिन। तो दोस्तों ये फैक्चुअल चीजें थी आज, लेकिन ये अक्सर पूछी जाती हैं, ये वाले फैक्ट अक्सर, कहाँ किसका निर्माण होता है, कौन किसका काम होता है, संख्या भी पूछी जाती है, इनका जीवन काल भी पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ब्लड के बारे में एक चीज और होती है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब आपका मान लो एक सिंबॉलिक तरीके से मान लो, जैसे आपका हार्ट है नॉर्मली, और यहां से कोई धमनी निकली, इसमें जब ये दबेगा, जब आपका हार्ट दबेगा, पढ़ेंगे इसको पूरा हार्ट के बारे में भी, जब ये हार्ट दबेगा तो ब्लड क्या है, प्रेशर से निकलता है धमनी के बीच में, और ब्लड क्या होता है, धमनी पर दबाव डालता है दोनों तरफ, और उस दबाव को बोलते हैं ब्लड प्रेशर या रक्त दाब। जब ये ब्लड जो हार्ट दबता है तब उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, और ये लगभग होता है 90 से लेके 130 तक mmHg। और जब ये संकुचन बोलते हैं, संकुचन मतलब हृदय का सिकुड़ना, जब हृदय सिकुड़ता है तो लगभग 120 mmHg के बराबर ब्लड प्रेशर इस पे पड़ता है धमनियों की दीवारों पे। और जब ये सिकुड़ेगा, जब इसमें शिथिलन होगा, जब सिकुड़ेगा तो होते होते सिस्टोलिक, और जब ये फैलेगा तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। और इस समय क्या होता है, लगभग 80 mmHg इसका ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब इतने प्रेशर से ये ब्लड इस धमनी को दबाव डालेगा। तो जब दबता है आपका हार्ट तब ज्यादा प्रेशर रहता है, लगभग 120, तो आपका ब्लड प्रेशर लगभग रहता है 80 से 120 mmHg। और उस ब्लड प्रेशर को नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे नापते हैं, डॉक्टर के पास देखा होगा आपने, ऐसे करके हवा भरता है और आपके उस पर लपेट लेता है कपड़ा सा बाजू पे, उससे क्या नापते हैं, वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। अब तो आपके मेडिकल साइंस में डिजिटल ये आ गए हैं ब्लड प्रेशर को मापने वाले स्फिग्नोमैनोमीटर डिजिटल आ गए हैं। पहले वैसे होते थे आपको ऐसे, अब तो नॉर्मली आप ऐसे करके हाथ रखेंगे उस पर मशीन पर तो वो बता देगा ब्लड प्रेशर कितना है। खैर इसके अगले का आगे वाला चैप्टर हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं वो सब पढ़ेंगे, किसको खून दिया जा सकता है। उसके बाद हम हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के बाद लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद आपका ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो भी IAS PCS वगैरह में लास्ट ईयर इस चैप्टर से आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।